हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम? चलिए, आज का फिर से एक अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमने डिटेल पढ़ा है। चैप्टर 4 में भी हमने फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम एनिलिडा तक पढ़ लिया है। उससे पहले का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, जाके देखो मज़ा आएगा और हम श्योर हैं कि आपको पूरा का पूरा जो फाइलम हमने पढ़ा है, वो आपको समझ भी आएगा। ठीक है? और इस चैप्टर में हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। हाँ, थोड़ा-सा हम 1-2% एक्स्ट्रा जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी के डेटा ही इतने ज़्यादा हैं क्योंकि मतलब इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है और हमें याद करना पड़ता है एग्ज़ाम्पल को। तो हम ये कहेंगे बार-बार इस चैप्टर का रिवीजन एनसीईआरटी से ही करो। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन नीट में एवरी ईयर आ रहे हैं, तो रैंक डिसाइडिंग भी है क्योंकि बच्चों को याद जल्दी नहीं होते हैं चैप्टर। तो हम श्योर हैं कि आप पहले जाके पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर आके वीडियो देखो, वापस से एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एनसीईआरटी में लिखा क्या हुआ है। ठीक है? तो बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक? स्टार्ट करेंगे आज का हम नया फाइलम, हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा मीन्स क्या होता है? पहले तो आर्थ्रोपोडा का मतलब निकालना, ठीक है? आर्थोस मीन्स होता है जॉइंट, पोडा मीन्स होता है अपेंडिसेस, ठीक है? तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज़्म होंगे, सबका जो अ, अपेंडिसेस है वो जॉइंट्स होगा। अपेंडिसेस मीन्स क्या होता है? लेग्स, इनके जो पैर होते हैं, वो जॉइंटेड होंगे। तो आप जितने भी आपने स्क्रीन पर ये बहुत सारे एनिमल देख रहे हो, उसके लेग्स अगर आप देख पा रहे हो, तो ये देखो छोटे-छोटे पॉइंट्स में ये जॉइंट्स में ये बँटे हुए हैं, देखो। इस तरीके से देखोगे। बाकी आप बटरफ्लाई या आप हाउस फ्लाई स्क्रैप बीटल्स और लोस और मॉस्किटो ये सब तो आपने बहुत देखा होगा, ग्रासहोपर्स। तो आप देखेंगे उसका पैर ना छोटे-छोटे पॉइंट्स में क्या होता है, बँटा होता है। तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिसेस और वो अपेंडिसेस जो होते हैं, वो जॉइंट्स होते हैं। तो इसी से एक फाइलम का नाम पड़ा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। एनसीईआरटी लिख रही है बच्चे, बड़े ध्यान से देखना कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम है पूरे फाइलम में, ठीक है? किंगडम एनिमिलिया में अगर सबसे बड़ा फाइलम है कौन-सा? तो आर्थ्रोपोडा है। तो ये क्या है? ये लार्जेस्ट फाइलम है ये। ये स्टार लगाना बच्चे ये प्री-वाई क्विज़ के फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है और पूछा गया था लार्जेस्ट फाइलम कौन-सा है? क्योंकि इससे पहले आप इसके बाद भी हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट फाइलम एक, ठीक है? लार्जेस्ट फाइलम है ये, ठीक। तो ये लार्जेस्ट फाइलम है, ये याद रखना है आप लोगों को और सबसे बड़ा फाइलम इसलिए है क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर एनसीईआरटी अगर क्लास 12 की पढ़ो तो आप उसमें लिखा है कि 10 अगर हम नए ऑर्गेनिज़्म को काउंट कर रहे हैं या हम कहीं 10 ऑर्गेनिज़्म को देख रहे हैं तो 10 में से 7 इस अर्थ पे आर्थ्रोपोडा हैं। बात नहीं समझ आई? फिर से फ़ोकस करो हम कह रहे हैं कि इस पूरे अर्थ पे जितने भी एनिमल हैं, मान लो 10 लाख, 20 लाख या मान लो 10 लाख ये एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, एग्ज़ाम्पल है तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मान लो एक एग्ज़ाम्पल में, तो उसमें से 7 लाख कौन होंगे? आर्थ्रोपोडा। तो वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़्म हैं और सबसे बड़ा फाइलम है क्योंकि इसमें बहुत वैराइटीज़ के ऑर्गेनिज़्म प्लेस्ड हैं, ठीक? तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही हम पहले इसका हैबिटाट देख लेते हैं। हैबिटाट इस फाइलम आर्थ्रोपोडा का कहाँ पर है? एक्वेटिक है मतलब वाटर के अंदर मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल है, कुछ जो है बाहर मिलेंगे, ठीक है? और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट भी होते हैं पर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल आपको याद रखना है। जैसे कॉकरोच आपने देखा है आपके किचन में घूम रहा होता है, टेरेस्ट्रियल है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जैसे किंग क्रैब, केकड़ा देखें केकड़ा? प्रॉन देखें प्रॉन, झींगा बोलते हैं नॉर्मली उसको हम, तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम होगा, वैसे झींगा हमारे यहाँ बोला जाता है। वो आपको प्रॉन जो मिलेगा वाटर के अंदर मिलेगा, किंग क्रैब वाटर के अंदर मिलता है, वाटर के अंदर भी मिलता है, बाहर भी मिलता है। मोस्टली आपको दोनों जगह पे मिलेगा वो किंग क्रैब। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म जो है ये प्लेस्ड है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, जो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं। क्लियर हो जाएगा इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। हैबिटाट के बाद हम डायग्राम देखते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये 4 जो ग्रासहोपर्स का है, जिसको हम लोकस्ट बोलते हैं। उसके बाद बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, प्रॉन है और किसी को अगर स्कॉर्पियन ने कभी भी अगर डंक मारा तो वो फ़ील कर पा रहा होगा कि इतना डेंजरस होता है, तो ये पॉइज़नस भी होते हैं और इतना पॉइज़नस कि आपको एक्सट्रीम लेवल का पेन दे सकते हैं। तो ये स्कॉर्पियन है और स्कॉर्पियन के बारे में एक अमेज़िंग बात ये भी जान लो कि जो इसका फीमेल स्कॉर्पियन होती है, अगर उसमें मतलब बेबी का फ़ॉर्मेशन होने लगे, तो ऐसे कंडीशन में जो उसके बेबी होते हैं, उसकी पूरी बॉडी को खा जाते हैं। तो मतलब
बलिदान देना पड़ता है माँ को अपने बच्चे को पालने के लिए या बर्थ के लिए, ऐसी बात कर रहे हैं। वैसे हमेशा होता ही है, हर ऑर्गेनिज़्म में होता है, पर यहाँ पर पूरी मतलब जो ये फीमेल है मर ही जाएगी जब उसके नए बच्चे बर्थ लेंगे, इवन उसकी बॉडी को खा-खा करके वो बड़े होते हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये इम्पोर्टेंट है, फिर से कह रहे हैं कि जिसको ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं समझ आएगा, वो लेक्चर 1 और 2 देख लेना, हम श्योर हैं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फ़ोकस करो, बॉडी ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइज़ेशन कैसा होगा? तो इन ऑर्गेनिज़्म के अंदर मतलब ये हायर हैं थोड़े से लोअर से अब हम हायर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन है इसके पास, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। दैट मीन्स माउथ और एनस वेल डेवलप्ड होगा बच्चे, ठीक है? और इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक? जैसे फोरगट जो स्टार्टिंग में होता है, मिडगट जो बीच में होता है और लास्ट का हाइंडगट बोलते हैं उसको। तो कुछ में जो है थोड़ा-सा और इवॉल्व हो चुका है मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके पास, ठीक? डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है मतलब माउथ और एनएस इसके पास होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हाँ, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन टाइप है। इससे पहले एनिलिडा पढ़े थे, वहाँ क्लोज़ टाइप था, ठीक है? एक्सेप्शन को छोड़ के एनिलिडा में क्लोज़ टाइप याद रखना है, वो पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी हार्ट जो है डायरेक्टली ब्लड जो है एक कैविटी में भेजेगा और उस कैविटी को हम हीमोसील कैविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? हीमोसील कैविटी, हीमोसील कैविटी। तो ब्लड इसका हीमोसील कैविटी में होता है, मतलब एक कैविटी होती है जिसमें सारे ऑर्गन और टिश्यू होते हैं। तो हार्ट जो है ब्लड पंप करेगा तो उसी में वहीं से ऑर्गन और टिश्यू जो है ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे और जो ऑक्सीजन होगा वो वहाँ से ले लेंगे। और हाँ, कुछ ऑर्गेनिज़्म जो आर्थ्रोपोड्स में बड़े ध्यान से सुनना इसमें एक पिगमेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं हम उसको, हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन आपको मोलस्का में भी मिलेगा, कुछ आर्थ्रोपोड्स में भी मिलते हैं। तो हीमोसाइनिन केमिकल कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का ब्लड होता है। तो इसका कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज़्म मिलेंगे जिसमें ब्लू कलर का ब्लड मिलेगा, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। मोस्टली हीमोसाइनिन मिलता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो मिलेगा आपको मोलस्का में यानी उसका कलर ब्लू कलर का होगा, लेकिन आर्थ्रोपोडा में भी होते हैं। याद नहीं रखना है, बस याद जान लो जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। सिमेट्री की बात करेंगे तो ये सिमेट्री इसकी कैसी है बाइलेटरल है, बाइलेटरल सिमेट्री है इसकी। जर्म लेयर इसका कैसा है ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब तीनों टाइप का लेयर मिलेगा इसमें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम की बात करें बच्चे ध्यान से देखना सीलोम जो होगा ये एसिलोमेट होंगे, सॉरी एसिलोमेट नहीं होंगे, यूसिलोमेट मतलब इनके पास ट्रू सिलोमेट ट्रू सिलोम होगा इसके पास, ठीक? सेगमेंटेशन हाँ, बॉडी सेगमेंटेड होगी, तो सेगमेंटेशन यस प्रेज़ेंट है, ट्रू सेगमेंट ट्रू सेगमेंटेशन होगा। द बॉडी डिवाइड होगी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, आगे हम डिटेल करेंगे इसका। नोटोकॉर्ड क्या होगा इसमें? एब्सेंट होगा। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। तो इतनी बातें याद होगी, इतनी बातें आपको याद रखना है, मेरे साथ बोलना है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोलो उधर से बैठ के बोलो बच्चे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, एडवांस नहीं है, प्रिमिटिव टाइप का है। सिमेट्री की बात करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर ट्रिपल प्लास्टिक है, सीलोम ट्रू सीलोम में है। मतलब इसमें मेसोडर्मल कैविटी होगी और सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन है, नोटोकॉर्ड क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान से देखो बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ। ये पॉइंट आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। जो बॉडी है आर्थ्रोपोडा की वो कवर्ड है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से। मतलब आप किसी भी आर्थ्रोपोडा को अगर बाहर देखोगे जैसे आप बीटल्स को देख लो तो उसका बॉडी ऊपर से हार्ड होता है, थोड़ा-सा हार्ड होता है, ठीक है? तो कभी टच करके बीटल्स को देखना, कुछ थोड़े से पॉइज़नस होता है, थोड़ा-सा बच के रहना उससे। हाँ, लेकिन आप किसी स्टिक से टच करके देख सकते हो उसको, तो बॉडी उसकी हार्ड लगेगी ऊपर से। तो जो बॉडी इसकी हार्ड होती है, उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है? काइटिनियस होता है, तो स्टार लगाना, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में बताना ये काइटिन जो है वो कहीं से हमें ऑब्टेन मतलब
कहीं से मिलता है आपको या किसी और फाइलम के अंदर सॉरी किसी और किंगडम के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में वो कौन-सा ऑर्गेनिज़्म है जिसमें काइटिन मिल रहा है, ठीक है? तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है इसके पास और यहीं पर एक बात याद रखो आप मोल्टिंग एक वर्ड आता है मोल्टिंग। मोल्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज़्म है और इसकी साइज़ कुछ टाइम के बाद जो है थोड़ी-सी और बढ़ जाए, मतलब इधर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी और बढ़ जाए इसकी साइज़ और मान लो इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी। तो जिसके ऊपर एक्सोस्केलेटन है, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। मान लो इसकी वो पहले इतना ही बड़ा था ना, इतना बड़ा, तो इतना ही था। तो ऐसे कंडीशन में इंटरनली एक और लेयर बनने लगती है जो थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है। जब इसकी ग्रोथ होती है तो जो ऊपर का एक्सोस्केलेटन है वो ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अब नॉर्मल सी बात है बच्चे ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज़्म छोटा-सा है, उसके ऊपर एक कवरिंग रखते हैं, राइट? उसकी साइज़ बढ़ेगी, कवरिंग नहीं बढ़ेगी, ठीक है? उसकी जो ऊपर की आउटर एक्सोस्केलेटन है वो नहीं उसका ग्रोथ नहीं है, बल्कि वो बस केवल वो ऑर्गेनिज़्म ग्रोथ कर रहा है। जब ऑर्गेनिज़्म ग्रोथ करेगा तो जो ऊपर का जो लेयर है, जो एक्सोस्केलेटन है, वो क्या हो जाएगा? या तो उसको अलग होना पड़ेगा या तो उसको स्प्लिट हो जाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है बीच से स्प्लिट हो जाता है। तो ऑर्गेनिज़्म ऐसे बढ़ता है और ऊपर का जो उसका कवरिंग है वो उसके ऊपर होता है। लेकिन एक टाइम के बाद वो जो कवरिंग है वो भी हट जाती है। वो कवरिंग क्या हो जाती है? वो भी हट जाती है। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं मोल्टिंग, ठीक है? क्या टर्म यूज़ करते हैं? मोल्टिंग। मतलब एक ऑर्गेनिज़्म का एक्सोस्केलेटन है, ऑर्गेनिज़्म की साइज़ छोटी है, जब उसकी साइज़ में ग्रोथ होता है, तो जो ओल्ड उसका एक्सोस्केलेटन है, वो ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और टाइम के बाद अलग हो जाएगा, उसको हम मोल्टिंग याद हो जाएगा? चलो, अब आते हैं बॉडी सेगमेंट की बात करें, अभी हमने बात किया था बॉडी सेगमेंटेशन की, तो जो बॉडी है इसका 3 रीज़न होता है, एक होता है हेड और थोरैक्स जिसको हम सिफाइलोथोरैक्स वर्ड भी यूज़ करते हैं। हेड के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है सिफाइलो, ठीक है? तो सिफाइलोथोरैक्स भी बोल सकते हैं इसको और एब्डोमेन तो यहाँ देखो एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये इसका हेड रीज़न है, जो यहाँ स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, हेड रीज़न है इसका। मिड वाला रीज़न आप देख रहे होंगे उसमें थोरैक्स है और एब्डोमेन रीज़न जो है लास्ट वाला रीज़न है इसका तो बॉडी इसका 3 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, सेगमेंटेड होता है। एक सेगमेंटेशन क्या है? व्हेन ऑर्गेनिज़्म की बॉडी क्या होगी, जब ऑर्गेनिज़्म की बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है? तो व्हेन ऑर्गेनिज़्म डिवाइड एक्सटर्नली और इंटरनली तो इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम क्या? सेगमेंटेशन, ठीक? और इसके लिए टिग्मेटा भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है। सेगमेंटेशन या सेगमेंट के लिए टिग्मेटा भी वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, जो हम आर्थ्रोपोड के अंदर यूज़ करते हैं। तो अभी मतलब वो याद कर सकते हो? ज़रूरी है तो कर लो, लिख लो कहीं पर, ठीक? आगे बढ़े। स्पेशल फीचर में आते हैं हम नेक्स्ट रेस्पिरेशन की बात करते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन इसमें इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो रेस्पिरेशन हो रहा था, वो स्क्रीन के थ्रू हो रहा था। डिफ्यूज़न से हो रहा था, पर आर्थ्रोपोडा में स्पेशल ऑर्गन बन गया है। इससे पहले ऑर्गन हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है? इससे पहले हमने ऑर्गन नहीं पढ़ा है। तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, गिल्स हो सकते हैं इसके पास, गिल्स हो सकते हैं। वापस से एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात को, फिशेज़ के अंदर भी गिल्स होते हैं, लेकिन वो फेरेंजियल गिल्स होते हैं। कैसे होते हैं? फेरेंजियल गिल्स। इसके पास नॉर्मल जो गिल्स होता है, ठीक है? तो हम डिफरेंस करेंगे अभी जब हम कॉर्डेट्स पढ़ रहे होंगे, तो हम डिफरेंस बताएँगे गिल्स एंड फेरेंजियल गिल्स में क्या डिफरेंट है, यानी कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट से गिल्स में क्या डिफरेंट है, ठीक? दूसरा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसका बुक गिल्स हो सकता है और थर्ड जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो ये 4 होंगे, ये पहले नंबर पे है, सेकंड ये हो गया, थर्ड जो आपका बुक लंग्स है एंड फोर्थ जो है हमारा ट्रैकियल सिस्टम है। ट्रैकियल में आप देखो, ये आपको ग्रासहोपर का एक एग्ज़ाम्पल, लोकस्ट का एक एग्ज़ाम्पल है, जिसमें ट्रैकिया का ओपनिंग जो है बॉडी से बाहर होती है। बॉडी से बाहर जो है ट्रैकिया की ओपनिंग होती है बच्चे, ठीक है? तो एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक? मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे बॉडी में कनेक्टेड होता है और बॉडी से उसका जो छोटा-छोटा पोर होता है वो बाहर बाहर होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर से इस पोर के थ्रू अंदर चला जाता है। तो हम इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। याद रहेगा ये क्योंकि ये आया हुआ है प्रीबायोटिक्स के फॉर्म में। दूसरा आप एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पर, दूसरा बुक लंग्स दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, बुक लंग्स, ठीक है? तो गिल्स और बुक लंग्स बुक गिल्स जो है वो मिलेगा आपको और एक्वेटिक के अंदर। गिल्स किसमें मिलेगा? एक्वेटिक के अंदर। बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम हमें मिलेगा किसमें? जो हमारा टेरेस्ट्रियल है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं इसके पास। तो एक्सक्रीशन जो होता है कुछ ग्लैंड होती हैं, कुछ ट्यूब्यूल होती हैं जिसके थ्रू जो होता है एक्सक्रीशन होता है। एनसीईआरटी आपकी एक एग्ज़ाम्पल लिख रही है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हम इसमें 2-3 ऐड किए हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी में जब हम एक्सक्रीशन एक चैप्टर हुआ हेमंत फिजियोलॉजी का, तो वहाँ पर जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हमें एक और ऑर्गन मिलेगा जो हमें आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है एक्सक्रीशन कराता है। तो अभी जाके चेक कर सकते हो वो है या नहीं। लेकिन ध्यान से देखो मालफिजियन ट्यूब्यूल ये एनसीईआरटी का है, ये पहला मालफिजियन ट्यूब्यूल है जो मतलब एक्सक्रीशन कर रहा है। द फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है इसका।
जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और एक कॉकरोच का एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 7 में। कॉकरोच एक पूरा हेडिंग है डिटेल। पहले अभी भी एनसीईआरटी में है, पर न्यू एनसीईआरटी में नहीं होगा, जिसके पास न्यू एनसीईआरटी उसके पास नहीं होगा, चैप्टर नंबर 7 में है ये। मालफिजियन ट्यूब्यूल का लोकेशन देख लो, ये यहाँ कहीं पर है। तो अभी जाके एनसीईआरटी चेक कर लेना बच्चे, मालफिजियन ट्यूब्यूल ये कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो हम ही बोल सकते हैं आर्थ्रोपोड में मालफिजियन ट्यूब्यूल किसमें हेल्प कर रहा है? एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। कुछ में कोक्सल ग्लैंड होती है, कोक्सल ग्लैंड का डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देख लो कोक्सल ग्लैंड का डायग्राम जो ट्यूबुलर होता है और इस वाले रीजन में होता है यहाँ, ठीक है? यहाँ वाले रीजन में होता है। तो ये कोक्सल ग्लैंड है जहाँ से एक्सक्रीशन करते हैं ये। इंटेनल ग्लैंड आर ग्रीन ग्लैंड। फिर से ध्यान से सुनना, इंटेनल ग्लैंड आर ग्रीन ग्लैंड ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये आर्थ्रोपोड्स में मिलता है और मिलेगा कहाँ पे? प्रॉन में मिलता है, प्रॉन में, ठीक है? तो आप जाके ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो एक्सक्रीशन ह्यूमन एक्सक्रीशन के चैप्टर्स हैं, वहाँ उसका फर्स्ट या सेकंड पेज पर है। जाके पढ़ना बच्चे, वहाँ पे हम श्योर हैं ये मिल जाएगी लाइन। इंटरनल ग्लैंड आर ग्रीन ग्लैंड, प्रॉन में मिलता है, प्रॉन एग्ज़ाम्पल याद रखना, इसको भी याद रखना, मैल्फिजियन कॉकरोच का याद रखना और इंटेनल का आपको इंटेनल ग्रीन ग्लैंड याद रखना है, प्रॉन में जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल है तो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट यही है कि रिवीज़न करो उसको और रिवीज़न करके बहुत सारी बुक का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, बस इतना कर लोगे याद हो जाएगा। आगे बढ़े? समझ आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फीचर देखो, सेंसरी ऑर्गन हाँ, है इसके पास सेंसरी ऑर्गन। एंटीनी होती है, आप कॉकरोच देखे हो तो कभी उसके हेड वाले रीजन पे ऐसे-ऐसे एंटीनी होती है, जो ऐसे-ऐसे घुमा रहा होता है वो सेंस करता है इस एंटीनी से। आईज़ होती है और आईज़ जो है कंपाउंड आईज़ होती है और सिंपल आईज़ होती है। सिंपल आई में क्या होता है जैसे हमारा आईज़ है कि एक लेंस है हमारे पास, ठीक है? एक लेंस है। एक यूनिट है आईज़ की और उसमें एक लेंस है। तो हम कलर या और भी चीज़ों को एक सिंगल पिक्चर्स में देख पाते हैं। लेकिन जो कंपाउंड आइज़ होती है, कंपाउंड आइज़ कॉकरोच में मिलती है हमको, तो ये कंपाउंड आइज़ जो होती है, वो बहुत सारी छोटी-छोटी यूनिट्स होती हैं और हर एक यूनिट में एक लेंस होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज़्म उसको कई छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पार्ट में दिखेगा, ठीक है? तो कॉकरोच का आइज़ कंपाउंड होता है और वो हमें बहुत सारे छोटे-छोटे पार्ट में देखता है, यानी इसके पास बहुत सारे लेंस हैं। हर एक यूनिट में एक छोटा-छोटा लेंस है इसके पास। ठीक? जैसे कैमरे के पास लेंस होता है ना, एक सिंगल लेंस है उसके पास, हमारे आइज़ के पास एक सिंगल लेंस है, तो हमारा सिंपल आइज़ है, लेकिन इसका कंपाउंड आइज़ है। तो बहुत छोटी-छोटी-छोटी बहुत सारी यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में छोटे-छोटे लेंस हैं। तो कंपाउंड आइज़ है, सिंपल आइज़ है और कुछ में स्टेटोसिस्ट होता है, ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, ध्यान से देखना एनसीईआरटी लिख रही है कि ये कैसा ऑर्गन है? बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है? बैलेंसिंग ऑर्गन है और जो वाटर के अंदर होते हैं उसमें हेल्प करेगा ये स्विमिंग में, तो बैलेंस करने में हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम शो हो रहा होगा। एंटीना का डायग्राम यहाँ पर है, ये देखो एंटीनी है, यहाँ एंटीनी है, ये वाला रीज़न ग्रासहोपर्स में भी मिलेगा आपको। आप हनी बी के अंदर देख सकते हो। कॉकरोच में तो नॉर्मली घर में मिल ही जाते हैं ये सब। एंटीनी का डिटेल यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, तो एंटीनी का स्ट्रक्चर यही है। थोड़ा ज़ूम करके बनाया गया है, ऐसा होता है। ठीक है? हो जाएगा ये? आगे बढ़े? चलो देखो, फ़ोकस करो, रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं क्योंकि लास्ट टॉपिक हमारा है हम डिस्कस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर, तो हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें और ये ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं, वो डायोसियस होते हैं। तो डायोसियस होंगे ये मतलब मेल एंड फीमेल क्या होंगे? सेपरेट। हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगे इसके, ठीक है? फिर सेक्सेस सेपरेट होंगे इसके, डायोसियस ऑर्गेनिज़्म है। फर्टिलाइज़ेशन की बात करें, फर्टिलाइज़ेशन, तो फर्टिलाइज़ेशन इसका कैसा है? इंटरनल है, फर्टिलाइज़ेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट एनसीईआरटी लिख रही है कि कुछ में डायरेक्ट होगा, कुछ में इनडायरेक्ट भी होगा। तो हम भी लिखेंगे डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। हाँ, और ये भी लिखा गया है कि सम ओविपेरस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी हैं मतलब मैक्सिमम मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली ओविपेरस हैं, ओविपेरस। ओविपेरस मीन्स क्या होता है? एग लेइंग एनिमल, एग लेइंग एनिमल ओविपेरस। एक होता है विविपेरस, ठीक है? तो विविपेरस सम सम कैसे होंगे? एनसीईआरटी लिखी नहीं है इसके बारे में तो याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे।
लेकिन पढ़ रहे हैं हम तो साथ में पढ़ेंगे। विविपेरस होते हैं, स्कॉर्पियन इसका एग्ज़ाम्पल है, विविपेरस में स्कॉर्पियन याद रखना, ठीक? बाकी अगर आया तो, नहीं आया तो आपको मोस्टली ओविपेरस याद रखना है, यानी एग नेम एनिम, हो जाएगा यहाँ तक? तो ये रिप्रोडक्शन की बात हो गई यहाँ तक। अब आते हैं इससे एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ऑटोपोड्स में कुछ 4 एग्ज़ाम्पल मतलब 4 टाइप्स के एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं। कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट हैं, जैसे एपीज़ हनी बी आपको पता है, उससे हम हनी ऑब्टेन करते हैं और बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स हनी के अंदर होता है। वॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म को तो कोई नहीं कौन नहीं जानता है। इस जो सिल्कवॉर्म होता है उससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, उसका कपड़ा बड़ा महँगा होता है, आप सबको पता है। लैक्सिफर से को लैक इंसेक्ट कहते हैं, उसको लैक्स जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपको ये 3 एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं वेक्टर। अब आते हैं वेक्टर के पास। वेक्टर देखो एनोफिलिस मॉस्किटो एनोफिलिस मॉस्किटो ये क्या काम करता है? ये वेक्टर का काम करता है। वेक्टर जानते हो? जैसे मान लो ये एक एनोफिलिस मॉस्किटो है नहीं पर मान लो ठीक? इसने क्या किया कि एक पैथोजन को अपने साथ ऐसे बिठाया और बिठा के ऐसे उड़ गया निकल। एनोफिलिस मॉस्किटो अपने साथ एक पैथोजन को बिठाया है और लेके उड़ गया है। उड़ के कहाँ गया? आ गया ह्यूमन बॉडी के पास। ह्यूमन बॉडी के पास आ गया और उसको बाइट किया। तो जो पैथोजन बैठ के आया था ना, वो उसके सलाइवा के साथ जब बाइट कर रहा था तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया और इससे एक डिज़ीज़ कॉज़ हो गई। तो एनोफिलिस में फीमेल मॉस्किटो मतलब जो फीमेल होती हैं वही बाइट करने लगती है मेनली ह्यूमन को और मेल नहीं आते। मेल जो है वो प्लांट फूड पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? तो एनाफिलिस में फीमेल एनाफिलिस एक पैथोजन को लेकर आ रहा है साथ में। कमेंट बॉक्स में बताएँ क्योंकि आपके लिए छोड़ रहे हैं, कौन-सा डिज़ीज़ कॉज़ होता है इसकी वजह से मतलब ये अपने साथ जो पैथोजन लेकर आता है, उसकी वजह से कौन-सा डिज़ीज़ कॉज़ होता है। क्यूलेक्स अगेन ये इम्पोर्टेंट है क्लास 12th जिसने पढ़ा है तो उसको पता है क्यूलेक्स के बारे में पर फिर भी क्यूलेक्स भी एक मॉस्किटो है और ये मॉस्किटो भी एक अपने साथ पैथोजन उड़ा के लेकर आता है, ह्यूमन को बाइट करता है, तो वो भी एक डिज़ीज़ कॉज़ कर देता है। तो वो पैथोजन कौन-सा है? अगेन एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा-सा मतलब आपको हिंट दे रहे हैं। वो आपको मिलेगा अभी एक फाइलम हम लोग पढ़े हैं, फाइलम एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस के अंदर वो एग्ज़ाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, तो आप हमें ढूँढ के बताएँगे कि क्यूलेक्स जो है इस ऑर्गेनिज़्म को लेकर आता है और इसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है, ठीक? एडीज़ को तो कोई कौन नहीं जानता, एडीज़ भी एक मॉस्किटो है, तीनों मॉस्किटो हैं लेकिन एडीज़ एक मॉस्किटो है जो एक वायरस को ले आ रहा है अपने साथ और इससे भी एक डेंजरस सा, एक बहुत खतरनाक सा डिज़ीज़ कॉज़ होता है। हालाँकि ये तीनों डेंजरस हैं पर एडीज़ का क्योर अगर स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो फिर इंसान मर सकता है, मर ही जाता है, ठीक? वैसे अभी आ गए मेडिसिन आ गई हैं, तो बच रहे हैं लोग। बाकी वेक्टर्स में आप 3 याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ग्रेगेरियस पेस्ट उसको हम लोकस्टा और लोकस्ट भी बोल रहे हैं। जैसे ग्रासहोपर को देखा है, ग्रेगेरियस क्यों बोला गया? क्योंकि ये झुंड में आते हैं। ये झुंड में आते हैं और आके फसलों को खा जाते हैं। जो हमारे फार्मर हैं, तो उनकी जो फसलें होती हैं, तो एक आकाश में से मतलब आसमान से उड़ते हुए आएँगे और सीधा उस फसलों पे बैठ जाएँगे, उसको जो उसकी लीफ होती है, लीफ को खा के खत्म कर देंगे। अब बताओ प्लांट में लीफ नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा बेचारा? फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो प्लांट खराब तो जो उससे सीड बनने हैं, जो हमें मिलने हैं वो खराब, ठीक? तो ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्टा, लोकस्ट, ग्रासहोपर को याद रखना है, भूलना नहीं है। ये झुंड में रहते हैं, एक साथ उड़ के आते हैं, ठीक? लिविंग फॉसिल्स में आपको लिमुलस और किंग क्रैब एक इसका और नाम है हॉर्स सू, ठीक है? हॉर्स सू तो किंग क्रैब और हॉर्स सू भी बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हॉर्स सू, तो इसको हम हॉर्स सू भी बोल रहे हैं, लिमुलस है, तो ये है केकड़ा, तो इसको लिविंग फॉसिल्स क्यों बोल रहे हैं बच्चे? लिविंग फॉसिल्स इसलिए बोल रहे हैं कि ये 190 मिलियन ईयर से अभी तक चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे आज भी, ठीक है? तो ये चेंज ही नहीं हुआ है मतलब इसमें कोई एडाप्टेशन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसको हम लिविंग फॉसिल्स बोल रहे हैं और 190 मिलियन से मतलब सोचो कितना टाइम पहले क जैसा था वैसे आज भी है। तो इसलिए हम लिविंग फॉसिल्स बोल रहे हैं। लिमुलस, किंग क्रैब जिसको हॉर्स शू भी बोलते हैं। याद हो जाएगा? एक एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, कमेंट में चाहिए उसका आंसर हमको। आप हमें बताएँगे कि प्लांट किंगडम में हमने लिविंग फॉसिल्स किसको पढ़ा था? उसका एग्ज़ाम्पल देना है।
ठीक? और आप कमेंट में ज़रूर हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको लिखा करो। उससे क्या होगा कि अगर आप भूल रहे हो ना तो रिकॉल हो जाएगा। भले ही आप चीटिंग करके लिख रहे हो, मतलब देख के लिख रहे हो बुक से, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक? आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, अब आती है हमारी एनसीईआरटी टाइम्स। एनसीईआरटी का टाइम है और एनसीईआरटी में क्या-क्या दिया हुआ है, क्या हमने सब पढ़ लिया? चेक करोगे तो लिखा है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, और इसके अंदर हमारे जो इंसेक्ट आते हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज़, जितने भी, मतलब ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये लाइन अभी हमने शायद आपको बताया नहीं था, तो इसको देखो। ये लिख रहा है कि 2 टू 3 मतलब 2 से 3 जितनी भी स्पीशीज़ हमारी डिस्कवर्ड है, मान लो कि अगर हमारे पास 1 लाख स्पीशीज़ डिस्कवर्ड है, एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। 1 लाख का हमने नाम रख लिया है कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। यानी डिफरेंट-डिफरेंट हमने 1 लाख स्पीशीज़ को डिस्कवर्ड किया है और सबका हमें नाम पता है, ठीक है? सबका नाम पता है। उसमें से 50% से 75% यानी 50 टू 75% जो है वो आर्थ्रोपोड है। ये लाइन यही कह रही है कि 50 टू 75% जो है आर्थ्रोपोड है, 25% अदर है। तो ये इतना लार्जेस्ट फाइलम है, वही हम कह रहे हैं कि 10 एनसीईआरटी 12th की ये लिख रही है कि अगर आप हर 10 ऑर्गेनिज़्म को देख रहे हैं, 10 ऑर्गेनिज़्म को हमने डिस्कवर्ड किया, तो उसमें से 5 से 7 जो हैं, वो कौन हैं? वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर के आते हैं। मतलब 10 में से 7, ठीक है? तो ये 2 टू 3 जो नेम्ड स्पीशीज़ है, जिसको हमने डिस्कवर्ड किया है अभी तक, मतलब हमने मतलब साइंटिस्टों ने, टैक्सोनॉमिस्ट ने, जो उनका नेमिंग किया है हमने, तो उसमें से 50 टू 75% जो ऑर्गेनिज़्म हैं, वो आर्थ्रोपोड की कैटेगरी से आते हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन है, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सेगमेंटेड बॉडी है, सीलोमेट ऑर्गेनिज़्म है, ये सब हमने कर लिया है। बॉडी आर्थ्रोपोड्स का कवर्ड है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन का, ठीक है? ये हमने पढ़ा था। बॉडी डिवाइड है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। जॉइंटेड अपेंडेजेस है, इसकी वजह से हम इसका नाम आर्थ्रोपोडा रखे हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसके पास, तो गिल होता है, बुक गिल, वाटर के अंदर जो एक्वेटिक होते हैं, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम टेरेस्ट्रियल के पास होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसा है बच्चे? ओपन है, याद रखना है, ठीक है? ओपन है और हीमोसील कैविटी है, कौन-सी कैविटी? हीमोसील। और अगर पिगमेंट हुआ तो हीमोसाइनिन पिगमेंट होगा, जो कॉपर कंटेनिंग होता है। वो मोलस्का के अंदर भी मिलता है, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, सेंसरी ऑर्गन एंटेनी, आईज़, कंपाउंड आईज़, सिंपल, ये हमने डिटेल किया है, स्टेटोसिस बैलेंसिंग ऑर्गन है। एक्सक्रीशन होता है मेल्फिजियन ट्यूबुल से, 2 हमने और एडिशनल पढ़ लिया था। मोस्टली कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेट होंगे। फर्टिलाइज़ेशन यूजुअली इंटरनल होता है, कुछ में एक्सटर्नल होगा, पर यूजुअली इंटरनल होता है। मोस्टली कैसे होते हैं? ओविपेयर्स, कुछ विविपेयर्स भी होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है आपके। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ, फाइलम मोलस्का पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ें? ठीक है। फाइलम मोलस्का को हम सॉफ्ट बॉडी एनिमल भी बोलते हैं। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं? मज़ाक कर रहे हैं आप। बाहर से तो देखने में बड़ा हार्ड लगता है। सॉफ्ट बॉडी कैसे? क्योंकि जो उसका जो इंटरनल बॉडी ना बहुत सॉफ्ट है। ठीक है? तो हम मोलस्का या मोलस्कस को हम सॉफ्ट बॉडी एनिमल भी बोलते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं है ना? चलो, तो सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, हाँ, उसका जो आउटर कवरिंग लेयर देखोगे तो बहुत ही हार्ड होगा, जो आपकी स्क्रीन पर आपको 2-3 मतलब 4-5 6 डायग्राम दिख रहे होंगे, और उसमें देखो ये आउटर हार्ड है, सेल बनी है, सेल कैल्केरियस सेल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सेल होती है, यहाँ पर है। लेकिन एक ऑर्गेनिज़्म यहाँ ऑक्टोपस दिख रहा है, इसके पास सेल नहीं होती, सेल एब्सेंट होती है, जो आउटर जो हार्ड सेल है एब्सेंट होती है इसके पास, ठीक है? तो स्टार लगा के कहीं लिख लो एनसीईआरटी में अपने कि आउटर सेल एब्सेंट इन, ठीक? फाइलम मोलस्का, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो याद रखने वाली बात ये है कि सेकंड क्या है? लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इन एनिमल किंगडम, मतलब एनिमल एनिमिलिया में सबसे बड़ा फाइलम कौन-सा था? आर्थ्रोपोड। और दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन-सा है? मोलस्का। तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? या आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट फाइलम कौन-सा है? आर्थ्रोपोडा। और सेकंड लार्जेस्ट कौन है? मोलस्का। याद हो जाएगा? चलो, आगे बढ़ते हैं, इसका हैबिटेट देखते हैं। मोलस्का हमें टेरेस्ट्रियल भी मिलेगा, मतलब बाहर भी देखने को मिलेगा, तो आपने कभी स्नेल को चलते हुए देखा है? चलते हुए? स्नेल, घोंघा बोलते हैं उसको। चलते हुए बाहर देखा है ना उसको? टेरेस्ट्रियल भी होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मैराइन भी होते हैं, यानी एक्वाटिक, सॉरी मैराइन बोल रहे हैं, एक्वाटिक भी होते हैं, मतलब वो मैराइन वाटर के अंदर भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर। तो मोलस्कस टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वाटिक भी हैं। ठीक? तो कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, मतलब डायग्राम दिख रहे हैं आपको, जो यहाँ पर, हाँ, इससे पहले का एक डायग्राम देखो, ये देखो पर्ल है ना? पर्ल।
मोती, मोती बोलते हैं इसको मोती, काफ़ी महँगी मिलती है। तो नेचुरल जो पर्ल का फ़ॉर्मेशन होता है, वो हमें फाइलम मोलस्का के अंदर ठीक है, फाइलम मोलस्का का एक ऑर्गेनिज़्म है जिसमें पर्ल फ़ॉर्मेशन में मतलब पर्ल बनाता है वो, मोती बनाता है। ठीक है? तो कैसे बनाता है उसका थोड़ा-सा एक छोटा-सा मेथड डिस्कस करेंगे हम। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखो एक पर्ल का फ़ॉर्मेशन हुआ है, देखो कितना अच्छा-सा लग रहा है ना? तो ये महँगा भी मिलता है, रीज़न बताएँगे उसके पीछे का। डायग्राम की बात करें तो एनसीईआरटी के 2 डायग्राम है, एक पाइला का डायग्राम है, जिसको हम स्नेल, घोंघा भी बोलते हैं हिंदी में। बाकी ये ऑक्टोपस, ठीक है? ऑक्टोपस है ये, डेविल फिश बोलते हैं। डेंजरस दिख रहा है ना, डेविल फिश है, तो ऑक्टोपस है ये। बाकी आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर, तो बॉडी ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें तो इसके पास होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास ओपन टाइप का है। कैसा है बच्चे? ओपन टाइप है, मतलब वेसल्स नहीं है इसके पास। सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, बाइलेटरल है सिमेट्री। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम की बात करेंगे तो ट्रू सीलोम है इसके पास, यानी यू सीलोमेट होते हैं ये, ट्रू सीलोम। सेगमेंटेशन की बात करेंगे, सेगमेंटेशन तो एब्सेंट है बच्चे, एब्सेंट है। बट बॉडी डिस्टिंक्ट होगी 3 पार्ट्स में, हेड, विसरल हम्प एंड फुट। मतलब बॉडी देखने में लगेगी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पर सेगमेंटेड नहीं। ठीक है? सेगमेंटेड नहीं है। सेगमेंटेशन का डेफिनिशन आपको पता है कि जब ऑर्गेनिज्म इंटरनली, एक्सटर्नली डिवाइड होता है तो उसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो एब्सेंट है इसके पास। नोटोकॉर्ड क्या है? ये भी एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सॉरी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसके पास ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट है, यानी माउथ एनस मिलेगा इसके पास। माउथ और एनस, बीच में एलिमेंट्री कैनाल डेवलप्ड होगी इसकी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। बायलैटरल सिमेट्री है, मतलब ऑर्गेनिज्म को एक प्लेन से ही डिवाइड कर सकते हैं हम 2 पार्ट्स में। जर्म लेयर की बात करेंगे तो डिप्लोप्लास्टिक है, यानी एक्टो, एंडो और मेसो होगा। सीलोम जो है ट्रू सीलोमेट होते हैं ये, मतलब इसमें मेसोडर्मल कैविटी होगी। सेगमेंटेशन इसका एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड भी क्या है? एब्सेंट है। ठीक? आगे बढ़ते हैं हम, बॉडी डिस्टिंक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना सेगमेंटेशन एब्सेंट है, लेकिन बॉडी डिस्टिंक्ट है। एनसीईआरटी लिख रही है कि 3 पार्ट्स में बटी हुई बॉडी। फर्स्ट पार्ट इसका माउथ है, ये जिसको सर्कल बना रहा है उसको याद रखना है। फर्स्ट पार्ट इसका माउथ है। सेकंड आपको याद रखना है विसरल मास, सेकंड पार्ट इसका विसरल मास होता है और थर्ड जो होता है, सॉरी, थर्ड पार्ट उसका होता है फुट। तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। माउथ, जिसको हम हेड रीजन बोलें, रियल में माउथ ना होके यहाँ पर हेड रीजन याद रखना है, हेड रीजन, ठीक है? तो ये वाला रीजन इसका है हेड रीजन, ये रीजन है, हेड रीजन इसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका हेड है, सेकंड विसरल मास, जो बीच में इसका स्पॉन्जी सा सॉफ्ट सी बॉडी होती है, इसको विसरल मास बोल रहे हैं, और थर्ड नंबर पे आता है आपका फुट। बॉडी 3 पार्ट में डिस्टिंक्ट होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पर वो सेगमेंटेड नहीं है ये, ठीक है? बाकी ये सब का हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। बॉडी स्ट्रक्चर ध्यान से देखना बच्चे, और यहीं से बहुत सारे कांसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे। ये ऑर्गेनिज़्म है और इसका रेडिकुलर का पार्ट अभी डिटेल करेंगे हम लोग। हाँ, इसका माउथ होता है और माउथ से जो फूड है इस इसोफेगस के थ्रू, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है। तो माउथ यहाँ पर है, एनस यहाँ पर है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास है। तो फूड यहाँ से जाएगा। स्टमक है इसका, ये स्टमक, यहाँ पर हो स्टमक, और ये इंटेस्टाइन है इसका, जहाँ पर फूड अब्ज़ॉर्ब होगा। बाकी अनडाइजेस्टेड फूड जो है एनस के थ्रू बाहर निकाल, ठीक? दूसरा इसोफेगस, ये पार्ट है, ये किसका पार्ट है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब आते हैं स्पॉन्जी सा लेयर जो है, जो सॉफ्ट बॉडी इसकी विसरल मास, ये विसरल, सॉफ्ट बॉडी, ठीक? इसके ऊपर एक जो येलो कलर का लेयर दिख रहा है, ये येलो कलर का लेयर, इसको हम सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सेल, ठीक है? तो सेल हो गया यहाँ पर। और अगर ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखना, सेल और विसरल मास जो, ये देखो डार्क येलो, और जो विसरल मास है थोड़ा-सा लाइट येलो है। तो विसरल मास और सेल के बीच में ना एक ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, ये ग्रीन कलर की। तो हम इसको नाम दे रहे हैं मेंटल। क्या नाम दे रहे हैं? मेंटल। मेंटल कौन-सी लेयर है? ये सॉफ्ट, सॉफ्ट लेयर है। किसने बनाया इस मेंटल को?
इस विसरल मास के सिक्रीशन से बना है। तो विसरल मास सिक्रीट करके मेंटल बनाई है जो सॉफ्ट स्किन लेयर है, ठीक है? तो ये ग्रीन कलर का लेयर है, सॉफ्ट लेयर है और इस विसरल सॉरी मेंटल और सेल के बीच अगेन फोकस करो सेल नहीं मेंटल एंड आपको विसरल मास के बीच में एक कैविटी दिख रही है, जो यहाँ पर है। देखो, येलो कलर का जो पार्ट है वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, ठीक है? यहाँ तक है, यहाँ वाला पार्ट नहीं। तो जो विसरल मास ध्यान से सुनो, विसरल मास और मेंटल मान लो ये मेंटल की लेयर है, ये विसरल मास, ठीक? ऐसे। ये मेंटल की लेयर है, ये विसरल मास है। तो इसके बाद बीच में एक स्पेस है, ये स्पेस है ना बीच में, तो इस बीच वाले स्पेस को मेंटल कैविटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेंटल कैविटी। हो जाएगा? ठीक है? ये है मेंटल ये मेंटल स्पॉन्जी लेयर है, स्किनी लेयर है, ये स्पॉन्जी लेयर है और इसके ऊपर ना एक सेल, मान लो ये हार्ड सेल है। ये हार्ड सेल है और ये मेंटल की लेयर है, ये विसरल मास की लेयर है। इसके बीच में खाली प्लेस दिख रहा है, इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं क्योंकि मेंटल और विसरल हम के बीच में क्या है? ये कैविटी है खाली। खाली वाली कैविटी क्या कर रहे हैं अभी? देखो ध्यान से, देखो तो उसको हम बोल रहे हैं मेंटल कैविटी। क्या बोल रहे हैं? मेंटल कैविटी और उसी मेंटल कैविटी के में क्या होगा? ये गिल होगा, गिल, गिल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है? तो ये गिल है और ये गिल हेल्प करता है किसमें? तो इसमें लिखा फेदर लाइक गिल है, तो फेदर लाइक गिल यहाँ पर देखो फेदर लाइक गिल है। ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। किसमें हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में और एग्ज़ैक्टली लिख रही है एक्सक्रीशन में भी कर रहा है। तो गिल नॉर्मली जो है वो 2 काम कर देते हैं, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में, ठीक है? तो एक्वाटिक एनिमल के अंदर ही मिलते हैं ये, तो गिल जो होता है इसमें वो हेल्प करता है किसमें? रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में। तो मोलस्कस के अंदर कुछ ऐसे भी होंगे जो टेरेस्ट्रियल हैं, उन उनमें गिल ना होके उनके पास लंग्स होते हैं और वो सिंपल लंग्स होंगे, तो वो उससे रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है? अब आते हैं इसमें गोनैड्स वगैरह इतना डिटेल करना नहीं है, नेफ्रिडिया भी कुछ नेफ्रिडियम भी होता है, नेफ्रिडियम भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है? नेफ्रिडियम में किसमें हेल्प करेगा? एक्सक्रीशन में ये भी हेल्प करता है, बाकी आपको इससे कुछ नहीं करना है। पढ़ना क्या था? विसरल मास जो उसका स्पॉन्जी बॉडी है मतलब सॉफ्ट बॉडी, उसके ऊपर इसने एक स्किन बना दी, एक लेयर बना दी, इसको मेंटल बोल रहे हैं। मेंटल और इस विसरल के बीच में एक कैविटी बन गई, इसको मेंटल कैविटी बोल रहे हैं, मेंटल कैविटी बोल रहे हैं और उस मेंटल कैविटी में गिल प्रेज़ेंट है फेदर लाइक जो रेस्पिरेशन सिचुएशन में हेल्प करता है। बाकी इससे कुछ और नहीं करना है। हाँ, फुट जो है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में। फुट किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन में। तो एक बार ज़रा-सा ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम। ये देख रहे हो इसका फुट, ये वाला रीज़न, ये फुट है। जिससे चल के दूर जा रहा है। देखो ये फुट है, ये वाला रीज़न फुट है इसका, तो ये इससे दूर जा रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा आगे जा रहा है। तो ये नीचे है, फुट मेनली नीचे है और बाकी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब पार्ट यहाँ पर। आगे टेंटिकल होते हैं जो इसके सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन एक टेंटिकल है, ठीक है? तो 2 रीज़न मिलेगा, इसके पास आईज़ भी होती है जो थोड़ी-सी बाहर होती है आईज़, आईज़ ऐसे बाहर निकली बाहर, यहाँ आईज़ होगी यहाँ आईज़ होगी, ठीक है? ठीक? तो ये ध्यान से देख लो इसका आईज़ थोड़ा-सा बाहर की तरफ, ये टेंटिकल है इसका। तो दिख रहा है ना इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बातें हो गई हमारी, अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल फीचर रेडुला की। रेडु रेडुला, टीथ लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। देखो टीथ लाइक आरी जैसे देखा आरी, टीथ लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। तो ये फीडिंग में हेल्प कर रहा है, एंग्ज़ायटी लिख रही है फीडिंग में, तो हम भी लिखेंगे फीडिंग में। एंग्ज़ायटी जो कहे मानेंगे उसको, मानना पड़ेगा, ठीक है? तो ये फीडिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या है? रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला है। ये छोटे-छोटे बहुत सारे टीथ अटैच होते हैं, टीथ होते हैं इसके। तो इसके पास टीथ होता है, ठीक है? तो फीडिंग में हेल्प करता है ये, इसको हम रेडुला बोल रहे हैं। ये फाइल लाइक ऑर्गन होता है। ये आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा इसे याद नहीं रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये भी ऑर्गेनिज़्म मिलेंगे आपको डायोसियस होते हैं ये, ठीक है? ये डायोसियस होते हैं मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइज़ेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइज़ेशन तो एक्सटर्नल, इंटरनल दोनों मिलेगा इसमें। तो एक्सटर्नल मोस्टली में देखा गया है एक्सटर्नल, ठीक है? एक्सटर्नल और इंटरनल भी मिलेगा इसमें।
तो एनसीईआरटी फर्टिलाइज़ेशन के बारे में लिखी नहीं है, तो याद बहुत करने की ज़रूरत है, ठीक? बाकी डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मिलेगा हमको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा और ओविपेरस होंगे कुछ, ओविपेरस, एग लेइंग एनिमल होते हैं मतलब कुछ एग भी देते हैं, तो स्नेल का एग आपने नहीं देखा होगा, हमने तो देखा है, एक तो एग लेइंग भी होते हैं, तो डायसियस है, फर्टिलाइज़ेशन एक्सटर्नल इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ठीक? और ओविपेरस याद रखना है एग लेइंग होते हैं, बाकी इसमें लार्वा भी बनता है, तो इनडायरेक्ट लिखा तो लार्वा बनेगा ही, नॉर्मल सी बात है और वो लार्वा है ट्रोकोफोर, कौन-सा लार्वा? ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक? और आर्थ्रोपोड का लार्वा हमने पढ़ा नहीं ना, कैटरपिलर, निम्फ याद रखना कैटरपिलर, निम्फ, कैटरपिलर का नाम तो सुना होगा, तो कैटरपिलर निम्फ लार्वा मिलता है आर्थ्रोपोड, कैटरपिलर निम्फ लार्वा मिलता है आर्थ्रोपोड में और इसमें हमें मिलेगा ट्रोकोफोर लार्वा, तो कुछ एनलिड में भी मिलता था, ट्रोकोफोर मोलस्का के अंदर ही ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक? बाकी लो लार्वा उतना याद रखना नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो फिर उसकी बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं, एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल देते हैं, पाइला, एप्पल स्नेल बोल रहे हैं इसको, एप्पल लाइक दिखता है, पिनैक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर का स्ट्रक्चर नॉर्मली गाँव वाले जानते होंगे इस तरीके का होता है, ऐसे ओपन हो जाता है, तो ठीक, ऐसे, सुत्ती ही बोलते हैं उसको, मत याद रखो, बस पर्ल ऑयस्टर का नाम याद रखना, इस तरीके से ओपन होता है वो, ठीक? तो पिनैक्टाडा पर्ल ऑयस्टर मतलब मोती बनाएगा ये, ठीक? सीपिया की बात करेंगे, बनाएगा कैसे? देखो, होता क्या है ना कि ये ऑर्गेनिज़्म बस सुन लो इसको, ये ऑर्गेनिज़्म का जो बॉडी होता है, अगर इसकी बॉडी के थोड़ा-सा ड्रॉ कर, मज़ा आएगा थोड़ा। मान लो ये सेल है इसका, क्या है? सेल है और ये हो गया इसका विसरल अंग और ये मान लो इसका मेंटल है, क्या है? मेंटल, ये मेंटल, ये हो गया सेल, ये है मेंटल और ये है विसरल हंप। तो विसरल हंप ने ही मेंटल को बनाया है। अगर इस कैविटी के अंदर कहीं पर भी, ठीक है? या यहाँ कहीं सेल और कै मेंटल के बीच में, यहाँ कहीं बीच में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, अब ये फॉरेन पार्टिकल क्या-क्या हो सकता है? सैंड पार्टिकल हो सकता है, सैंड पार्टिकल हो सकता है, कोई एल्गी हो सकती है, ठीक है? कोई एल्गी हो सकती है या आर्टिफिशियली कुछ क्योंकि जो पर्ल का फॉर्मेशन है वो आर्टिफिशियली बहुत सारे लोग करने लगे हैं अब, तो वो कुछ उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है? तो एल्गी हो सकती है, सैंड हो सकता है और कुछ और हो सकता है। जब इसके अंदर ये आता है तो ये मेंटल की जो लेयर है ना, मेंटल मान लो ये कोई फॉरेन बॉडी है, तो जो मेंटल की लेयर है, जो एपिडर्मल लेयर है, वो सिक्रीशन करना स्टार्ट करती है। किसका सिक्रीशन करेगी? पहले कैल्शियम कार्बोनेट और एक केमिकल होता है कौन-चीज़ याद नहीं आ रहा है इसका नाम हमको बहुत थोड़ा देख लेना, सी से नाम है, कौन-सी-सीन करके है कुछ कॉल्चिसिन करके केमिकल है, जो इसके अराउंड जो होता है वो इसका डिपोज़िशन होता है, उसके अराउंड इसका डिपोज़िशन हो जाता है। तो लास्ट में कुछ 2 1-2 साल बाद जो है एक पर्ल का फॉर्मेशन आता है। हुआ कैसे? मेंटल और जो उसका सेल है, आउटर सेल है उसके बीच में जो स्पेस होता है, अगर स्पेस है तो उसके बीच में अगर कोई सैंड पार्टिकल चला जाए, कोई फॉरेन पार्टिकल एल्गी चला जाए, कुछ और चला जाए, तो वो इरिटेट होता है उससे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, शूज़ पहनते हो आप सब? शूज़ पहनते हो ना? तो शूज़ के अंदर अगर कोई छोटा-सा कितना भी महँगा शूज़ हो, उसके अंदर एक छोटा-सा कंकड़ डाल दो और उसको पहन के फिर चलो। चल पाओगे? नहीं। तो वैसे ही एक छोटा-सा साइंड पार्टिकल, एलिया कुछ भी, अगर उस मेंटल के ऊपर, उस सेल और मेंटल के बीच में अगर वो पहुँच जाए, तो क्या करेगा वो इसको इरिटेट करेगा। तो वो इरिटेशन से बचने के लिए उसके अराउंड क्या करेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बनाएगा और एक केमिकल और होता है, उसके साथ मिलकर पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे बनता है। तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है इसको, बस समझ लो कैसे बनता है। पिनैक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, सिपिया, कटलफिश, ठीक? लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, तो डेविल खतरनाक है। अपल्सी एप्लीसिया, ठीक है? एप्लीसिया, सी हेयर, ये स्टार लगाना ये इम्पोर्टेंट है। सी पेन, सी फैन, ऐसे सी हेयर आ गया। तो सी हेयर एग्ज़ाम्पल किसका है याद रखना है।
एप्लाइसिया सी हेयर बोल रहे हैं इसको हम और डेंटेलियम, ठीक है? डेंटेलियम को टस्क सेल बोलते हैं, ये एलिफेंट के टस्क जैसा होता है, जो उसका टस्क टीथ जो आगे निकला है, उसके जैसा होता है, डेंटेलियम एंड चीटोप्लूरा। तो चीटोप्लूरा को हम काइटोन भी बोल रहे हैं या हाँ, काइटॉन ही बोलेंगे इसको, ठीक है? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल है जो उसकी याद रखनी है, तो मेरे साथ एग्ज़ाम्पल बोलो, आइला, पलिस्नेक, पिनेक्टाडा, परलास्टर, सीपिया, कटलफिश, ठीक, कटलफिश। तो ये फिश नाम लिखा है पर फिश है नहीं, ये भी स्टार लगाओ, फिश है नहीं। लोलिगो, स्क्विड और ऑक्टोपस, डेविल फिश, तो ये भी फिश नाम है पर फिश है नहीं, इसलिए सेकंड नाम भी इसका इम्पोर्टेंट है। लिसिया, सी हेयर बोल रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी पेन, सी फैन हमने अलग पढ़ा है कहीं पर और डेंटिएलम, टस्क सेल, हाथी के सूंड जैसा होता है और चीटोप्लूरा, टाइटॉन, ये याद है। यहाँ तक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो एनसीईआरटी टाइम स्टार्ट है हमारा। ध्यान से देखना, साथ-साथ एनसीईआरटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पढ़ लो मेरे साथ ही, ठीक? सेकंड लार्जेस्ट क्या है? ये फाइलम है, ये पढ़ा है इसको। मोलस्का टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है और एक्वेटिक में मैराइन फिश कहीं पर भी हो सकता है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन इसके पास है, मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सॉरी ऑर्गन सिस्टम है इसके पास। बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल है, सीलोम होगा इसके पास। बॉडी कवर्ड है कैल्केरियस सेल से, मतलब जो सेल ऊपर ऊपर का हार्ड सेल है वो कैल्केरियस सेल है। एंड अनसेगमेंटेड बॉडी है, मतलब बॉडी अनसेगमेंटेड है पर डिस्टिंक्ट है, वो कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हेड, मस्कुलर फुट है, विसरल हम्प, ठीक है? सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम मेंटल बोल रहे हैं। मेंटल किसके ऊपर होता है? मेंटल का, जैसे ये विसरल हम्प है, विसरल हम्प के ऊपर मेंटल का फॉर्मेशन होता है और इसके ऊपर जो है ये सेल है, ये हार्ड सेल इसके ऊपर, ठीक है? और उसके बीच में कैविटी होती है, मान लो कि ये कैविटी है सेल और इसके बीच में यहाँ पर कोई कैविटी है, ये स्पेस है, इसको हम कैविटी बोल रहे हैं। तो मेंटल कैविटी होती है, जिस जहाँ पर क्या प्रेज़ेंट होता है, जहाँ पर प्रेज़ेंट है फेदर लाइक, सॉरी, थोड़ा-सा एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। ये सेल है, ठीक है? ये सेल, नाम नहीं लिखे, अभी पढ़ा हमने। ये सेल है, सेल के नीचे है मेंटल और मेंटल के नीचे है विसरल। विसरल हम्प, ये विसरल, तो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी होती है उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, ठीक? तो मेंटल कैविटी में फेदर लाइक, देखो ये फेदर लाइक गिल होता है और ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन फंक्शन में, दोनों में हेल्प करता है। और इंटीरियर हेड होता है जो जिसके ऊपर सेंसरी टेंटिकल होते हैं, आईज़ भी थोड़ी-सी बाहर की तरफ होती है और माउथ के अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। फाइल लाइक याद रखना है, रेस्पिंग ऑर्गन है, जो किसमें हेल्प करता है? फीडिंग में हेल्प करता है, जिसको हम रेडुला बोलते हैं, ठीक है? रेडुला होता है। तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने के लिए। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है इसका देखो, ये स्टार लगाओ, ये इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, मेनली क्लास 12th में पढ़ा जाता है इसको। पेरिपेटस, पेरिपेटस एक वॉकिंग बॉम्ब है, जो कनेक्टिंग लिंक है फाइलम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। नहीं आर्ट इ इवोल्यूशन में ये बताता है कि एनिलिडा पहले आया था, आर्थ्रोपोडा बाद में आया था, तो उसके बीच में एक ऐसा भी ऑर्गेनिज़्म हमको मिला है, जो दोनों के फीचर रखता है अपने पास और वो पेरिपेटस उसका नाम है, ठीक है? जो वर्म लाइक है, मतलब वर्म लाइक होगा तो एनिलिड जैसा है, लेकिन उसके अंदर कुछ आर्थ्रोपोडा के करेक्टर, ठीक? तो ये कनेक्टिंग लिंक है। न्यूक्लिया, ठीक है? न्यूक्लिना एक कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और मोलस्का का। तो हम ये मानते हैं कि एनिलिडा से 2 फाइलम बने हैं, एक आर्थ्रोपोडा की तरफ गया और मोलस्का की तरफ गया। तो एनिलिडा, मोलस्का के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो न्यूक्लिना है और पेरिपेटस जो है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। कैटरपिलर और नीम्फ लार्वा वो आर्थ्रोपोडा में मिलेगा और ए स्टार लगाओ, फेरोमोन केमिकल, फेरेमोन, ठीक है? फेरेमोन केमिकल रिलीज़ होता है कुछ इंसेक्ट के बॉडी से, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो फेरोमोन एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन होने वाला केमिकल है, सिक्रीट होने वाला केमिकल है और वो सिक्रीशन जो ये केमिकल होता है वो हेल्प करता है ऑर्गेनिज़्म को अट्रैक्ट करने में, मेनली इंसेक्ट आपस में अट्रैक्ट करने में। जैसे एंट को देखो, एंट के पीछे-पीछे से बहुत सारे जो एंट होते हैं वो लगे होते हैं, एक लाइन से चल रहा होता है, तो कैसे पता चलता? केमिकल होता है उसके पीछे और वो इंटरैक्ट भी करते हैं एक-दूसरे से, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करेंगे, हमें पता है कि आज का लेक्चर थोड़ा-सा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एनसीईआरटी साथ-साथ हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी को भी हमने पूरी तरीके से डिकोड किया है, ठीक है? तो इसके साथ ही क्या करना है आपको, एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग एक बार फिर से कर लो और एमसीक्यू की बुक की प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यूज़ इससे रिलेटेड जाके देख लो एक बार, इनफ है, इतना कर लोगे, ये टॉपिक तैयार हो जाएगी आपकी।
चलें, आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।